एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हमारी इकाई 1 माने यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। आज से हम इकाई 2 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमें संपूर्ण रूप से संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास का अध्ययन करना है। मतलब हमारे सेकेंड यूनिट में हमारा मुख्य हेतु होगा कि जिसमें हम संचार कौशल के विभिन्न अवधारणाओं को समझें और उसके आधार पे व्यक्तित्व विकास की संकल्पना को समझने की कोशिश करें। तो सेकेंड यूनिट में हम कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट माने संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास की अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारे इकाई 2 का पहला आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको संचार का अर्थ, संचार की परिभाषाएं तथा संचार की विशेषताएं या जिसको हम प्रकृति भी कहते हैं, इसके संदर्भ में आज जानकारी प्रेषित करूंगी। तो सबसे पहले संचार का अर्थ क्या होता है? तो संचार यह शब्द, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, तो ये कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस कम्युनिस शब्द से आया हुआ है, जिसे हम समझना या जानना जिसका अर्थ होता है। तो संचार का अर्थ क्या हुआ फिर? कि संचार माने कम्युनिकेशन या जिसको हम दूसरा शब्द कहते हैं संप्रेषण, ये क्या है? तो हमारे बुद्धि के आधार पर निर्माण होने वाली एक आधी संकल्पना, एक आधी बात, एक आधी क्रिया, उसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी प्रेषित करना माने प्रदान करना। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानकारी देता है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस एक व्यक्ति ने इस दूसरे व्यक्ति को जानकारी दी है। अब यहाँ पे मैंने दोनों तरफ बाण दिखाया, अगर केवल इसने दिया होता तो यहाँ पे जानकारी दी है दिखाई होती, पर यहाँ भी क्यों दी? क्योंकि इसने भी फिर कुछ सुना और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मतलब यहाँ से पहले एक जानकारी गई, फिर यहाँ से और एक जानकारी आई। मतलब ये क्या है? जानकारी का आदान प्रदान भी कहलाता है। संचार या संप्रेषण क्या है? तो जानकारी अथवा क्रियाओं के संदर्भ में निर्मित बातों का आदान प्रदान करना संचार का अर्थ होता है। संचार के अर्थ में हम एक बात और भी देख सकते हैं कि संचार जब हो रहा है तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को पूरक होनी चाहिए। मतलब दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ आनी चाहिए, तभी तो ये आदान प्रदान हो पाएगा। अगर आप किसी चाइनीज व्यक्ति के सामने खूब सुंदर सुरीली मीठी हिंदी में बात कर रहे हो, लेकिन वो चाइना की दुकान को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या आपकी यहाँ पे जानकारी का आदान प्रदान हुआ? या वो उधर से वांगचुंग चांगचुंग जो बोल रहा है वो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो क्या यहाँ पे जानकारी का आदान प्रदान हुआ? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब जानकारी का आदान प्रदान होना है या संचार होना है, संप्रेषण करवाना है, तो ऐसे परिस्थिति में दोनों व्यक्ति एक दूसरे को पूरक होना चाहिए, दोनों को एक समान भाषा का ज्ञान होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे की बात सुनने में रुचि भी होनी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पे एक बात है कि अगर मैं बहुत ज्यादा बोले जा रही हूँ, आपने वीडियो चालू कर दिया, एक कोने में मोबाइल पटक दिया और मेरा इधर वीडियो में बोलना चालू है, लेकिन आप ग्रहण कुछ भी नहीं कर रहे, तो यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ऐसा वहां निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला जाता है। तो इसीलिए संचार का अर्थ में हम ये देखेंगे कि जैसे किसी भी लेखक को पाठक जरूरी होता है, मतलब किसी ने एक सुंदर कविता या एक सुंदर लेख लिख रखा है, लेकिन कोई उसे पढ़ने वाला नहीं है, तो उसके लिखने को कोई महत्व नहीं है। वैसा ही जब एक वक्ता किसी भी संदर्भ में वक्तव्य कर रहा है, तो उस वक्तव्य को सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, बूझने के लिए आगे एक श्रोता होना बेहद जरूरी है। ये भी संचार के अर्थ में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि संचार के अर्थ में ये बात और आती है कि जो व्यक्ति यहाँ पे संचार कर रहा है या संप्रेषण करना चाहता है, उन व्यक्तियों को देखना, बोलना, समझना, लिखना, सुनना
इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। अब इसलिए मैं यहाँ पे स्पेशली ये सब मेंशन की हूँ, क्योंकि जो लोग मतलब जो बोल नहीं पाते, जिसको हम मूक बधिर भी कहते हैं, लेकिन उन लोगों में भी संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है। वे अपने हाथ के विभिन्न क्रियाओं से अपने जैसे सेम व्यक्ति को अपनी बात समझाते हैं, अपनी बात मनाते हैं। और जो कान से भी मतलब जिनको कर्ण बधिर कहेंगे, जो सुन नहीं पाते, वो लोग भी ऐसे ही हाथों की भाषा समझते हैं। लेकिन उसके लिए देखना महत्वपूर्ण है, वो हाथ की जो लिपि है वो आना महत्वपूर्ण है। तो ये सब बातें संचार करने के लिए जरूरी होती है। मैंने बहुत सारा आपको यहाँ संचार के अर्थ में अब बता दिया। अब हम चलते हैं संचार की विभिन्न परिभाषाओं पे। तो संचार की विभिन्न परिभाषाओं को देखने के लिए हमें कुछ शास्त्रज्ञों का यहाँ पे जो ज्ञान है वो समझना पड़ेगा, या उन्होंने जो कहा है वो समझना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहली यहाँ परिभाषा दी गई है WH नॉर्मन और सम्मन की परिभाषा है कि संचार क्या है। तो संचार तथ्यों, विचारों, भावनाओं अथवा उद्गारों का दो या ज्यादा व्यक्तियों के बीच किया गया आदान प्रदान है, ऐसा कहा जाता है। देखिए क्या क्या कहा है उन्होंने कि संचार क्या क्या है। तो तथ्य मतलब उसमें से निकलने वाला जो भी एक बात में से कोई तथ्य होना चाहिए। नहीं तो हम बोलते हैं बिना तथ्य की बात मत कर, मतलब जो जिसको कोई सर पैर नहीं है, जो कोई काम की चीज नहीं है, ऐसी फालतू की बकवास नहीं, ये भी संचार है। मतलब संचार के एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करके एक प्रकार है, जहाँ पे मतलब ऐसे ही जहाँ हम जो हमारे घर के पास मतलब आंटियां बैठी होती है और वो सब एक दूसरे को बुलाती है और बोलती है आ बहन चुगली कर, ये जो बात है ये भी एक प्रकार का संचार है। लेकिन बहुतांश बार संचार तथ्यपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बिना काम की बातें वो संचार में नहीं आती, वो भी संचार है। लेकिन नॉर्मन ने क्या कहा है यहाँ पे, नॉर्मन ने कि जो संचार है वो तथ्यपूर्ण बातों का, विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान माना गया है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड लेवल की परिभाषा इन्होंने परिभाषित की है, इसीलिए यहाँ पे तथ्य वर्ड आया है। उसके बाद अगर हम ओडोनिल की परिभाषा देखें तो उनका कहना है कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है। देखिए ये जो यहाँ एक व्यक्ति बना है, इसने दूसरे व्यक्ति को क्या किया, सूचनाओं का हस्तांतरण किया, म्हणजे इसके पास से सूचना इसको दी है। तो यहाँ पे सूचनाओं का हस्तांतरण भी संचार कहलाता है। उसके अलावा अगर हम तीसरी परिभाषा को यहाँ देखेंगे तो जो शियो हैमन के अनुसार साधारणतः परिभाषा जो संचार की कही गई है वो ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना देना और उस सूचना को समझने के लिए या उस सूचना को समझने के लिए इस व्यक्ति के पास पर्टिकुलर भाषा का नॉलेज होना चाहिए और फिर वो सूचना को समझेगा और उसके बाद उसकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो व्यक्त करेगा। तो ये पूर्ण प्रक्रिया संचार में आती है। तो ऐसा हमने यहाँ पे 3 अलग अलग शास्त्रज्ञों के आधार पे संचार की परिभाषाओं का भी अध्ययन कर लिया, जिसमें संचार का केवल और केवल अर्थ ये निकल के आ रहा है कि तथ्य हो, भावनाओं हो, आपकी किसी चीज के संदर्भ में प्रतिक्रिया हो, केवल आपको उस बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है। और इसमें मुख्य रूप से 2 लोग होना जरूरी है संचार में। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास हम वो बात पहुंचा रहे हैं, इसीलिए 2 व्यक्तियों में जब एक कोई मैसेज या संदेश प्रेषित करता है, एक ये जो है ये प्रेषक है। प्रेषक मतलब भेजने वाला। आपने पत्रिकाएं देखी होंगी तो पत्रिका पर जो लड़की के पिताजी होते हैं उनका नाम वो एनवेलप पर होता है, कोने में लिखा, तो उस नाम के ऊपर लिखा होता है प्रेषक, माने भेजने वाला। तो प्रेषक ये है भेजने वाला और ये है प्राप्तकर्ता। तो प्रेषक माने सेंडर और प्राप्तकर्ता माने रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर माने प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों संचार की क्रिया में होने चाहिए। ये यहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा है परिभाषाओं के आधार पे। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, संचार की विशेषताएं या प्रकृति को देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता बताई गई है संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। तो हाँ, 2 लोग जो सेम इसके है, जैसे अब यहाँ पे ये 2 इंसान ही है, मतलब ये एक व्यक्ति और ये यहाँ पे एक जानवर है, ऐसा तो नहीं है। तो जो सेम प्रक्रिया के या जो एक दूसरे की अवधारणाओं को समझने के लिए कैपेबल है, सक्षम है, ऐसे लोगों को ही यहाँ पे हम संचार में गिनते हैं। तो इसीलिए वो मानवीय प्रक्रिया है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद है संचार एक जन्मजात गुण है। अब संचार एक जन्मजात गुण है क्या है,
तो जैसे जो नॉर्मल बीइंग्स है और ह्यूमन बीइंग्स है, मतलब अन्य प्राणी और मानव, इनमें क्या फर्क है? तो मानव अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर कर सकता है, लोगों को बता सकता है, तो इसीलिए मानव के पास ये जो संचार की अभिव्यक्ति है, संचार को मतलब संप्रेषण करने की ताकत है, ये मानव के पास जन्मजात है, इसीलिए संचार एक जन्मजात गुण है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। उसके बाद है परस्पर पहुंच होना। अब परस्पर पहुंच होना क्या? तो यही उदाहरण यहाँ आएगा जो मैंने भाषा के संदर्भ में लिया था कि दोनों को एक दूसरे की बातें समझ आनी चाहिए, परस्पर उनकी बातों को समझने के लिए उतनी उनकी क्षमता होनी चाहिए, एक ही अर्थ में सहमत होना। अब जो बात ये व्यक्ति, ये ए व्यक्ति बी व्यक्ति को बताना चाहता था, तो जिस कंटेक्स्ट में ए कह रहा है उसी संदर्भ में बी ने वो समझना चाहिए। तो अगर वो, जैसे अब यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि मुझे कहना है, अगर मैं किसी को बोलना चाह रही हूँ, कोई मेरे घर से जा रहा है और मुझे उसे कहना है कि रुको मत जाओ। क्या कहना है मुझे? रुको मत जाओ। अब मैंने यहाँ पे सही कॉमा, जो रुको के बाद कॉमा है, वो बिल्कुल सही शब्द में उसका प्रयोग किया, रुको मत जाओ। और अगर मैं ऐसा नहीं बोलती रुको मत जाओ, तो वो क्या होता? मतलब एकदम मैंने कॉमा का प्रयोग नहीं किया। कैसे बोला? रुको मत जाओ। क्या किया यहाँ पे? मुझे बोलना था रुको मत जाओ, मतलब रुक जाओ, लेकिन मैंने कैसा बोला? रुको मत जाओ। क्या हुआ ये? रुको मत चले जाओ। मतलब एक ही बात से सहमति यहाँ दिखी क्या? एक ही अर्थ में सहमत हुए क्या वो दोनों? नहीं। ए को बोलना था रुको मत जाओ, लेकिन बी ने क्या सुना? रुको मत चले जाओ। मतलब अर्थ यहाँ पर विभिन्न तरीके से लिए गए, ऐसा भी संचार में नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो बात कहनी है वो अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है। उसके बाद है लगातार क्रम। अब संचार जो है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा है क्या कि एक दिन खूब बात कर ली और 10 दिन तक मौन धारण करके रख लिए? ऐसा नहीं होता। संचार निरंतर चलता रहता है, संचार में कभी भी रुकावट नहीं आती। और बहुतांश बार ऐसा होता है कि आपने एक मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है, तो उस मैसेज के आधार पे अन्य कई क्रियाएं डिपेंड करती है। जैसे अगर हम हमारे एक व्यावसायिक स्वरूप का यहाँ पे लेंगे कि आपको 1000 मार्कर पेन्स का यहाँ पे निर्माण करना है, और 1000 मार्कर पेन के लिए आपको जितना भी रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री चाहिए, उसके लिए आपने मैसेज प्रेषित किया कि मुझे ये चाहिए। अब आपने मैसेज प्रेषित कर दिया, एज ए परचेस मैनेजर आपने ये मैसेज प्रेषित कर दिया है, आपने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन जहां से ये माल आप तक पहुंचना है आपने मैसेज प्रेषित किया, लेकिन उस व्यक्ति ने उस मैसेज को लेके अगर वहीं पे वो मैसेज गड़प कर दिया, संदेश को वहां ही ये कर दिया, तो आपका काम होगा क्या? नहीं। जबकि उस व्यक्ति ने उस मैसेज में तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था कि आपका माल आप तक भेजने की शुरुआत करनी चाहिए थी, कोशिश करनी चाहिए थी। तो इसीलिए एक मैसेज पर दूसरा मैसेज डिपेंड कर सकता है, एक संदेश पर दूसरा संदेश डिपेंड कर सकता है, और एक मैसेज पर 1000 क्रियाएं भी डिपेंड करती है। इसीलिए संचार का जो क्रम है वो निरंतर माना गया है, लगातार का माना गया है। उसके बाद है दोहरा आदान प्रदान। अब दोहरा आदान प्रदान क्या होगा? तो जैसे ए ने यहाँ पे अपनी जानकारी जो भी उसको बताना था वो बी को बताया, अब बी ने उसका मैसेज सुन लिया और जो उस पे बी को कहना है वो बी ने अपनी अभिक्रिया व्यक्त की, तो जो बी वहां पे बोल रहा है वो दोहरा आदान प्रदान हुआ ना। इसने पहले दिया और फिर यहाँ से इधर गया, मतलब ये दोनों तरफ से, ये जब ऐसा बाण दिखाया जाता है तो ये दोहरा आदान प्रदान दर्शाता है। यहाँ पे केवल एक साइड से देना लेना नहीं हो रहा है, यहाँ दोनों बाजू से, यहाँ से गया इसने लिया, जब इसने दिया तो इसने हासिल किया, और जब इसने दिया है तो इसने हासिल किया, मतलब ए और बी दोनों में यहाँ पर आदान प्रदान हुआ है, मैसेज का इंटरचेंज हुआ है। तो प्रिय छात्र बनो, आशा है आपको इस दूसरे इकाई का जो हमारा पहला वीडियो था, जिसमें मैंने आपको संचार का अर्थ, संचार की परिभाषाएं एवं संचार की विशेषताएं समझाने की कोशिश की है। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे इस सिलसिले को, और अपने दूसरे इकाई का पूर्ण अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको इसका सभी नोट्स, जैसे मैं ऐसे शॉर्ट नोट बनाती हूँ ऐसे ही आपने आपके बुक पे भी अगर बना के रखे तो आपको एग्जाम के लिए भी मददगार साबित होंगे। शुक्रिया।